नमस्कार दोस्तों, आपके बीच एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, जैसा कि हमारा एक पहले लेक्चर आपके सामने आ चुका है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्ञान जगत और उसकी जो अपने अर्थ, संरचना, परिभाषा, प्रकार, ये सब देखा। आगे दोस्तों हम बात करेंगे आज विषय जगत की। ठीक है दोस्तों, आज यानी विषय की संरचना और विषय के प्रकार इनको लेंगे कि ज्ञान से किस प्रकार जब विचार एक तरह से संगठित होते हैं तो ज्ञान का निर्माण होता है, और ज्ञान जब संगठित होता है तो दोस्तों विषय का निर्माण होता है, और बहुत सारे विषय मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, विषय जगत का निर्माण करते हैं। ठीक है, उन्हीं विषय को हम कितनी संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, और जब विषय के प्रकार आते हैं कि विषय की प्रकृति के आधार पर उसे कितने प्रकार में बांटेंगे। तो इस प्रकार आज हमारा जो सेशन रहेगा दोस्तों, वो रहेगा विषय से रिलेटेड, विषय जगत से रिलेटेड। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं विषय जगत की संरचना के बारे में। ठीक है दोस्तों, विषय जगत की संरचना। कि विषय जगत की संरचना कैसी है, आप सबको पता ही होगा। पहले लेक्चर में हमने देख लिया था कि दोस्तों विषय का निर्माण है वो किस तरह से हुआ। जैसे विचार या तथ्य, उनके मिलने से दोस्तों हमें क्या होती है, सूचना प्राप्त होती है। सूचने से हमें दोस्तों क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान संगठित रूप में हो जाता है तो दोस्तों क्या कहलाता है, विषय कहलाता है। और बहुत सारे विषय एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, विषय जगत का, विषय जगत का। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी दोस्तों कि विषय जगत है क्या। यानी विचार या तथ्य का मतलब ये है, तथ्य कि आप किसी घटना को देख के, आप किसी घटना को देख के या वृत्तांत को देख के आपके मन में जो तथ्य उत्पन्न होते हैं, वो छोटे छोटे तथ्य कोई आदमी के माध्यम से या फिर किसी मीडिया के माध्यम से या फिर किसी अन्य रूप से आपको मिलते हैं। वो तथ्य एक साथ मिलकर आपको ये तथ्य संगठित होते हैं, और जब शुद्ध रूप से आपके पास आते हैं तो वो सूचना का निर्माण करते हैं। और जब हमें सूचना सही तरह से मिल जाती है तो हमारे ज्ञान के अंदर है, बुद्धि के अंदर जो वृद्धि होती है, वही ज्ञान एक संगठित होकर दोस्तों विषय का निर्माण करता है, और ये बहुत सारे विषय मिलकर विषय जगत का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों विषय जगत, इसको वर्गीकरण के अंदर हम देखेंगे कि विषय जगत अपना, उनके बारे में नॉलेज होना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। अब देखो दोस्तों कि पुस्तकालय के अंदर महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। देखो, पुस्तकालय में महत्वपूर्ण कार्य दो ही होते हैं दोस्तों। एक होता है वर्गीकरण करना, एक होता है सूचीकरण करना। एक होता है दोस्तों वर्गीकरण, एक क्या होता है, सूचीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। अब दोस्तों वर्गीकरण का मतलब क्या है। वर्गीकरण आपको सबको पता है कि अलग करना या बांटना या समानता या भिन्नता के आधार पर बांटना। ठीक है, किसके आधार पर, समानता या भिन्नता के आधार पर, समानता समानता या भिन्नता पे आधार पर। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि समानता और भिन्नता के आधार पर बांटना यानी वर्गीकरण कहलाता है। जैसे आपके पास में कुछ टॉफ़ियाँ हैं, और उन टॉफ़ियों की जो संरचना होती है उनके आधार पर आपको बोला जाए कि इनका वर्गीकरण बनाओ, इनका क्लासिफिकेशन करो, इनको बांटो आप क्लासों के अंदर। तो आप क्या करोगे दोस्तों, जो ऊपर से टॉफ़ी का जो आवरण होता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि जो ऊपर की प्लास्टिक होती है उसके अनुसार आप अलग अलग रख दोगे। ये इस कलर से ये मैच होती है तो ये इसमें होगी। तो इसी प्रकार पुस्तकालय के अंदर दोस्तों क्या होती है, पुस्तकें आती हैं। और जब पुस्तकें आती है पुस्तकालय के अंदर, जब पुस्तकालय के अंदर पुस्तकें आ गई आपके पास,
बहुत सारी पुस्तकें एक साथ आती है दोस्तों, पुस्तकालय के अंदर बहुत बड़े पुस्तकालय होते हैं, तो पुस्तकें आती है तो वो विभिन्न विषयों से रिलेटेड होती है दोस्तों, विभिन्न विषयों से रिलेटेड, यानी उनका विषय क्या अलग अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, और कई बार एक जैसे नेचर के विषय होते हैं लेकिन उनका जो ज्ञान है वो अलग होता है। ठीक है दोस्तों, अब जब आपके पास वो बुक्स आ जाती है तो आप इस चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है कि किस पुस्तक को किस वर्गीकरण के तहत अलग किया जाए। तो दोस्तों वर्गीकरण के तहत हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पुस्तकें आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इनका क्या करते हैं, विषय निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, विषय निर्माण। जब आपको ज्ञान का पता होगा, ज्ञान के बारे में होगा, तभी तो आप विषय का निर्माण कर पाओगे। यदि आपको ज्ञान के बारे में पता नहीं है कि ज्ञान जगत क्या है, तो आप विषय का निर्माण कैसे कर पाओगे। इसलिए क्या है, विषय जगत से पहले यानी विषय के ज्ञान से पहले आपको दोस्तों क्या चाहिए, विषय का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गीकरण से पहले विषय का निर्माण करने का तरीका होना चाहिए। यानी इस पुस्तक का जो टाइटल है वो क्या है, ये है। ठीक है, जैसे मान लो कोई साहित्य संबंधित या फिर कुछ ऐसे जो टेक्स्ट बुकें हैं, या फिर किसी अपने इंजीनियर रिलेटेड, या फिर अपने इसकी चिकित्सा संबंधित, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो पत्रिकाएं या फिर कोई पुस्तकें आती है, तो सबसे पहले दोस्त हम उसका विषय का निर्माण करते हैं। विषय का निर्माण करने का मतलब ये होगा, वर्गीकरण करने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, उद्देश्य केवल एक होता है कि पुस्तकों को सही क्रम में व्यवस्थित करना। क्या करना दोस्तों, सही क्रम में रखना, सही क्रम में रखना, उचित व्यवस्थापन करना। ठीक है दोस्तों, यदि सही क्रम में हम पुस्तक रखेंगे तो क्या होता है, कोई भी पाठक आएगा और पुस्तक की मांग करेगा तो हम क्या करेंगे कि एक जो सूचीकरण होगा, यानी पुस्तक को जब वर्गीकरण हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पुस्तक का सूचीकरण करते हैं, यानी पुस्तक की सूची बनाते हैं। तो हम क्या उस सूची को देख के सीधा ही उस सेल्फ में जाएंगे। सेल्फ यानी दोस्तों जहाँ अपने लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रखने की जो कॉलम होते हैं उन्हें सेल्फ कहते हैं। ठीक है, उन कॉलम के अंदर यदि सेल्फ के अंदर बुक रखी होगी तो हम सीधा ही वहाँ जाके उस बुक को वहाँ से निकालेंगे और पाठक तक दे देंगे। ठीक है, अब ये दोस्तों इतना सब कुछ किस, यानी ऐसा होने का पीछे ये है कि आपको उससे पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, विषय का निर्माण करना आना चाहिए। और विषय का निर्माण हम कब करेंगे, जब हमें विषय जगत की ज्ञान होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने ज्ञान जगत देख लिया, और ज्ञान जगत के बाद में जो विषय जगत की जो संरचना है उसको भी देख ली कि भाई विषय की नॉलेज हमें क्यों होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लेते हैं कि विषय कितने प्रकार के होते हैं, विषय के प्रकार, कि हम भाई विषय को कितने आधार पर, या सॉरी विषय की संरचना देख लेते हैं कि विषय की संरचना किस प्रकार की होती है। दोस्तों मुख्य रूप से विषय की संरचना हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक कौन सी हो गई, एक होगी दोस्तों बहुविभाजन, एक हो गया दोस्तों द्विविभाजन, एक हो गया दोस्तों 10 विभाजन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विषय की संरचना। अब विषय की संरचना इसलिए अवश्य है दोस्तों, क्यों, हमें कई बार तो क्या होता है कि एक मौलिक विषय होता है तो हमें पता चल जाता है, जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स दोस्तों विषय है तो इसका हमें पहले ही पता चल रहा है कि गणित एक अलग विषय है। लेकिन कई बार गणित के अंदर भी कई उप विषय होते हैं, जैसे रेखा गणित है, अंकगणित है। ठीक है, और भी जो अपने गणित से रिलेटेड जितने भी उप विषय आते हैं, तो इस प्रकार क्या है कि उनकी भी जो अपने विषय का निर्माण करना हमें आना चाहिए। इसलिए दोस्तों इसकी संरचना दे रखी है कि विषय की कितने प्रकार की संरचना होती है, तो 3 प्रकार की संरचना होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन। ठीक है, अब हम तीनों को अलग अलग करके देखते हैं और उनमें क्या विशेषता होती है, और तीनों को प्रैक्टिकल तौर पर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। आपको समझाऊंगा कि द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन के अंदर क्या फ़र्क होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एक एक करके। अब बात सबसे पहले करेंगे हम दोस्तों किसके बारे में, द्विविभाजन के बारे में।
किसके बारे में? द्विविभाजन। द्विविभाजन को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिकटॉमी। डिकटॉमी, ठीक है दोस्तों। कई बार आपके क्वेश्चन सीधा ही यूं ही दे देता है वो डिकटॉमी, ठीक है। डिकटॉमी क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विविभाजन कहते हैं। अब इस तरह की संरचना में क्या होता है, इस तरह की विशेष संरचना में, इस तरह की विशेष संरचना में, विशेष संरचना में विषय को दो भागों में पुनः दो भागों में पुनः दो भागों में और उसे भी पुनः दो भागों में, पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। विभाजित किया जाता है। इसे दोस्तों द्विविभाजन को बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बातें होगी। अब हम इसको एक अन्य नाम से ट्री ऑफ पोरपेरी के नाम से भी जानते हैं। क्या है दोस्तों? इसे ट्री ऑफ पोरपेरी, ठीक है दोस्तों। अब कई बार एग्जामों में आ रखा है, ठीक है, कई बार ये एग्जामों में आ रखा है कि ट्री ऑफ पोरपेरी किसे कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सीधा सा है इसका, किसको कहते हैं? द्विविभाजन को कहते हैं। कई बार इंग्लिश में सीधी नाम देते हैं, तो डिक्टोमी, इसका नाम याद रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ रखा है, और विषय जगत में क्वेश्चन यहीं से आने के आपके चांस बनते हैं। तो दोस्तों द्विविभाजन के अंदर क्या होता है? इस तरह की विशेष रचना के अंदर विषय को दो भागों में, पुनः उसको दो भागों में, पुनः इसको दो भागों में, इस तरह दोस्तों ये विभाजित होता जाता है। इसे बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें, जैसे आपका एक पेड़ होता है, ठीक है दोस्तों, एक पेड़ है, विशाल पेड़ है, तो इसकी दोस्तों शाखाएं होती है, आपको पता ही है, इस तरह से, ठीक है। अब ये एक जो शाखाएं होती है, इसकी क्या दो शाखाएं विभाजित हो जाती है, ठीक है। पुण्य जो पतली शाखा जाती है उसके भी दो विभाजित हो जाती है, आगे जाके इनके भी दो हो जाती है, इनके भी दो हो जाती है। इस तरह से दोस्तों जो शाखा विभाजित होती है, इस तरह से, अब समझ में आ गया होगा कि इसको ट्री ऑफ पोरपेरी क्यों कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिस तरह से पेड़ की शाखा होती है, टहनियाँ होती है, वो किस तरह से ये विभाजित होती है, तो इनको ट्री ऑफ पोरपेरी नाम दिया, ठीक है दोस्तों। और इसकी एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे कि अपने एग्जाम्पल इस सब्जेक्ट के बारे में कैसे दे सकते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं कि जैसे कि अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट है, क्या है दोस्तों? बायोलॉजी सब्जेक्ट है। बायोलॉजी के अंदर हमने उसको दो भागों में बांट दिया। एक हो गया दोस्तों जूलॉजी, ठीक है, और दोस्तों बांट दिया बायोलॉजी को बॉटनी के अंदर। किसको? बॉटनी बांट दिया दोस्तों। वापस जूलॉजी को हम दो भागों में बांट देंगे, किसमें? एक तो हो जाएगा मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी, ठीक है। एक हो जाएगा दोस्तों हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है दोस्तों।
बॉटनी के अंदर दोस्तों देखें तो फ्लोरिंग प्लांट और देखें तो नॉन फ्लोरिंग प्लांट, नॉन फ्लोरिंग प्लांट। अब दोस्तों आप सबको उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया तो आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह द्विविभाजन कहते हैं, द्विविभाजन किसे कहने का क्या रीज़न है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट के तौर पर हमने देखा तो बायोलॉजी के दो भागों में बांटा, एक इसमें दोस्तों जूलॉजी के अंदर, एक बॉटनी के अंदर। जूलॉजी को वापस मॉर्फोलॉजी और हिस्टोलॉजी, जबकि बॉटनी के अंदर फ्लोरिंग नॉन फ्लोरिंग। अब जैसे और भी ज़्यादा विभाजित, अब जैसे आगे इसके दो विभाजन और हो जाएंगे, इसके दो विभाजन और हो जाएंगे, यानी इसकी शाखाएं और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों आपको ये क्या है, द्विविभाजन के उदाहरण है, क्या है, द्विविभाजन के उदाहरण है। ठीक है, द्विविभाजन के उदाहरण है। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी दोस्तों। आगे और लेते हैं 10 विभाजन को। किसको लेंगे दोस्तों, 10 विभाजन। अब 10 विभाजन में क्या है दोस्तों, नाम से स्पष्ट है। जैसे द्विविभाजन था तो दो भागों में पुनः दो भागों में पुनः दो भागों में विभाजित हो रहा था। 10 विभाजन के अंदर दोस्तों ऐसा होता है कि इसको भी क्या है कि 10 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, यानी हर जो विषय है उसको 10-10 भागों में विभाजित किया है। ये इसका कारण रीजन क्या है दोस्तों, देखो द्विविभाजन और 10 विभाजन बहुविभाजन आपके मन में शंका हो रही है क्या, एक्चुअली ये क्या है कि वर्गीकरण को और ज़्यादा सूक्ष्मता प्रदान करना, ताकि कर्मचारी जो पाठक की मांग होती है उसको सुनिश्चित कर सके, उसकी पूरी कर सके। इसलिए दोस्तों ये क्या है, पुस्तकों का वर्गीकरण की जो संरचना होती है कि इस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जो अपने 10 विभाजन होता है तो 10 विभाजन के अंदर दोस्तों डीडीसी के अंदर आपको पता है यूज ली जाती है, डीडीसी के अंदर 10 विभाजन होता है। ठीक है, और 10 विभाजन में जो विषय होते हैं, जो जैसे डीडीसी के अंदर 0 से 9 तक विभाजन होता है, 0 से 9 तक, यानी उसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग 0 से 9, और विषय का जो विभाजन होता है, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा कि किस तरह से डीडीसी के अंदर विषयों का विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखें और ज़्यादा सूक्ष्मता से तो इसका हमें पता चलेगा कि एक्चुअली तौर पर 10 विभाजन में है क्या। ठीक है दोस्तों, यानी क्या इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डाकोटोमी, डेकोटोमी, DECACHOTOMY। ठीक है दोस्तों, डेकोटोमी। ध्यान रखना दोस्तों, ये टर्मोलॉजी याद करनी है आपको, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा एग्जाम के अंदर यही पूछ लेते हैं, जैसे यूके अपने जो उत्तराखंड लाइब्रेरी एग्जाम हुआ था उसके अंदर ऐसा कुछ ना रखा है। तो ठीक है, इस तरह की विशेष रचना में क्या होता है दोस्तों, 10 भागों में पुनः 10 भागों में और उसे भी पुनः 10 भागों में विभाजित किया जाता है। इस तरह की विषय संरचना में विषय को 10 भागों में पुनः 10 भागों में पुनः 10 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, ये 10 विभाजन है दोस्तों, किस किस में कौन सी वर्गीकरण पद्धति उसमें काम में ले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर डीडीसी और यूडीसी।
DDC डेविड डेसिल क्लासिफिकेशन और UDC यूनिवर्सल डेसी क्लासिफिकेशन, ये दो पद्धति है दोस्तों। उसके अंदर दो कौन सी काम में ली जाती है? 10 विभाजन ली जाती है। ठीक है, अब जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि इसको 10 विभाजन या 10 भागों में, पुनः 10 भागों में, ये 10 भागों में ये है क्या? ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई इस तरह की विषय संरचना में विषय को 10 भागों में, पुनः 10 भागों में, पुनः 10 भागों में विभाजित किया जाता है और ये DDC और UDC में काम ली जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो DDC के अंदर दोस्तों जैसे 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 99 तक। ठीक है, इस तरह से यानी दोस्तों क्या है, विषयों का विभाजन रहता है। अब देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 विभाजन हो गए। ठीक है, अब एक का विभाजन हो गया। जैसे अब दोस्तों आप देखते ही हो कि जैसे मान लो एग्जाम्पल तौर पर 60 नंबर या 50 नंबर में दोस्तों हिस्ट्री दे दिया। क्या दे दिया? हिस्ट्री सब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, यानी मेन क्लास जैसे अपने CC के अंदर देखते हैं तो मेन क्लास क्या होती है दोस्तों? यानी मुख्य वर्ग होते हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट हिस्ट्री को V दे दिया, या फिर सोशोलॉजी दे दिया, या फिर W किसी को और दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या मेन क्लास होती है। उस तरह ही दोस्तों क्या है कि DDC के अंदर भी क्या है कि ये संख्या होती है और इन संख्याओं के द्वारा क्या मेन क्लास दी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या वापस पुनः 10 विभाजन करते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10। ये देखो दोस्तों वापस, यानी कि जो 0 से 10 के बीच में तो 0.1 आ गया। फिर और इसको विभाजन कर सकते हैं, यानी 10-10 की जो ये दोस्तों जो श्रृंखला है वो क्या है, चलती रहती है। ठीक है, तो आपको ये 10 विभाजन समझ में आ गया होगा कि 10 विभाजन इसको क्यों कहते हैं, और इसका जो रीज़न है वो भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा ही दिया है कि किस तरह से इसको कहते हैं। और इसमें दोस्तों DDC और UDC, ये दो क्लासिफिकेशन जो पद्धति है उसके अंदर काम मिलेंगे। और DDC जब हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो मैं आपको कई प्रैक्टिकल तौर पर क्वेश्चन करके आपको मेन क्लास से भी दिखाऊंगा कि ये DDC के अंदर 10 विभाजन कैसे काम आता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम काम में लें तो कौन सी और पद्धति आती है? एक अंतिम संरचना जो विषय से रिलेटेड है वो आती है दोस्तों बहुविभाजन। कौन सी आती है? बहुविभाजन। बहुविभाजन। ठीक है, बहुविभाजन को दोस्तों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? पॉलीकोटोमी। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉलीकोटोमी। आपको दोस्तों ये नाम याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इस तरह की विशेष रचना में क्या होता है कि इस तरह की संरचना में इस तरह की विषय संरचना में विषय अनेक भागों में विभक्त रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? या विभाजित रहते हैं। विभाजित। ठीक है दोस्तों, और इसके उदाहरण कौन से हैं, यानी कौन सी क्लासिफिकेशन पद्धति में इस तरह की विधि काम में ली जाती है दोस्तों? तो वो है CC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों,
यानी जो कॉलन क्लासिफिकेशन है और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन है और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, ये तीन प्रकार की जो अपने वर्गीकरण की जो पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के अंदर विषय का जो निर्माण किया जाता है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है? बहुविभाजन के द्वारा। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है बहुविभाजन, यानी विषयों का बहुत सारे विभाजन। जैसे एक विषय है, अब उनके अंदर द्विविभाजन के अंदर तो विषय दो भागों में, पुनः दो भागों इस तरह हो रहा था, 10 विभाजन के अंदर 10 तरह का हो रहा है, यानी इससे ज़्यादा उसमें विषयों का विभाजन नहीं था। जबकि सीसी के अंदर विषयों को क्या अनेक भागों में विभाजित कर सकते हैं, उसकी कोई संख्या नहीं है। जो भारत आपने जो पुराना सिलेबस था तो उसके अंदर अपने पुस्तकालय के प्रकार थे, जिसमें पुस्तकालय 3 प्रकार में बांटा था: सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। दोस्तों, जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं, यानी एक ऐसे पुस्तकालय होते हैं जिनमें क्या है कि विशेष अपने जो पृष्ठभूमि के जैसे विभाग होते हैं, जैसे एक मान लो अपने चिकित्सा से संबंधित है, कोई हॉस्पिटल के साथ कोई पुस्तकालय है, या फिर कोई कृषि विश्वविद्यालय उसका पुस्तकालय, यानी उसमें क्या है कि अपने विषय से रिलेटेड, विशिष्ट विषय से जो रिलेटेड पुस्तक उपलब्ध होती है, तो ऐसे पुस्तकालय क्या कहते हैं दोस्तों? विशिष्ट पुस्तकालय कहते हैं। और विशिष्ट पुस्तकालय के अंदर एक विषय से रिलेटेड कितनी पुस्तकें उपलब्ध होती है? बहुत सारी विषय की पुस्तक उपलब्ध रहती है। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के ऊपर दोस्तों, यानी कोई पर्सनली एग्रीकल्चर के ऊपर कोई पुस्तकालय बना हुआ है, तो आप समझ सकते होंगे कि उसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कितनी पुस्तकें हो सकती है। उस जो पुस्तकालय इतने यानी कि बड़े भंडार होते हैं, उन भंडारों को क्या करते हैं दोस्तों? विशिष्ट यानी सूक्ष्म अपने वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, ताकि क्या पाठ्य का सही विषय निर्धारित कर सके। और सही विषय निर्धारण करने से क्या होगा दोस्तों? कोई पाठक यदि पुस्तक मांग करने आएगा तो उसको देना, उद्देश्य एक ही होता है। और उस प्रकार के उद्देश्य को पूरा कब कर सकते हैं? जब कई विषय को अनेक भागों में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विषय का विभाजन है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, ताकि पाठक को दोस्तों क्या मिले? पुस्तक मिले, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विभाजन। ठीक है दोस्तों, तो ये विषय जगत की जो संरचना थी दोस्तों, उसको हमने देखा कि विषय जगत की संरचना को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन। उनको उदाहरण के तौर पर समझा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब आगे हम चलते हैं विषय के प्रकार। जो विषय जगत के प्रकार है, विषय के प्रकार है, उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, विषय के प्रकार यानी विषय की प्रकार कैसे, तो वो तो विषय की संरचना थी, अब विषय के लेते हैं प्रकार। तो दोस्तों, विषय 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मौलिक विषय, बेसिक सब्जेक्ट, ठीक होते हैं। दूसरा हो गया दोस्तों क्या? मिश्रित विषय। ठीक है, तीसरा दोस्त हो गया जटिल, कॉम्प्लेक्स विषय, जटिल विषय। अब आपको नाम से स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इसको एक विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि तीनों विषय की क्या विशेषता है जिनकी वजह से इनको अलग रखते हैं, और इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे, ताकि आपको विषय के जो प्रकार है वो अच्छी तरह से समझ में आए। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुस्तकालय में विषय के प्रकार से किस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले लेते हैं कि मौलिक विषय। मौलिक विषय, ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट। तो इस तरह के विषय के अंदर क्या होता है दोस्तों कि अपने मुख्य विषय होता है। तो इस विषय के अंदर क्या है दोस्तों, यानी ऐसे विषय रखा जाता है जो एक ज्ञान का संग्रह होता है या फिर एक ज्ञान से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, यानी इस तरह के विषय के अंदर क्या होता है दोस्तों, इस तरह के विषय में, इस तरह के विषय में किसी एक ज्ञान का संग्रह होता है, किसी एक ज्ञान
का क्या होता है, संग्रह होता है। कैसे दोस्तों, जैसे हिस्ट्री है यानी इतिहास विषय है, तो दोस्तों उसमें केवल क्या है, इतिहास विषय का ही अपना ज्ञान होगा। जैसे वो बायोलॉजी है तो जीव विज्ञान है, तो उसके अंदर ओनली केवल जीव विज्ञान का ही वर्णन होगा, उसके ज्ञान होगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस प्रकार के जो विषय हैं वो क्या है, मौलिक विषय हैं अपने आप के अंदर, उसमें किसी के साथ अन्य विषय का प्रभाव नहीं है या फिर उसके साथ में कोई और विषय जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बायोलॉजी, ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री, ठीक है, और जो फिजिक्स है, ठीक है। तो इस तरह के जो अपने विषय आते हैं उनको दोस्तों किस में रखते हैं, अपने मौलिक विषय के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि मौलिक विषय के अलावा और कौन से विषय होते हैं। ठीक है, अब उनको और देखें तो दूसरा गया संयुक्त विषय, कंपाउंड सब्जेक्ट, संयुक्त विषय, कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं। संयुक्त विषय क्या होता है दोस्तों, नाम से भी जैसे स्पष्ट है, इस तरह के विषय के अंतर्गत दोस्तों, इस तरह के विषय के अंतर्गत, इस तरह के विषय के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, विषय में, इस तरह के विषय के अंतर्गत है, विषय के साथ है, विषय के साथ एकल, एकल का मतलब दोस्तों होता है क्या, आइसोलेट। क्या होता है दोस्तों, आइसोलेट। अब आइसोलेट क्या होता है वो भी बताऊंगा आगे। आइसोलेट का क्या होता है दोस्तों, का संयोजन होता है, यानी जुड़ता है, वो संयोजन होता है। ठीक है, या फिर क्या होता है, अथवा दो या दो से अधिक एकल मिलकर, दो या दो से अधिक एकल मिलकर क्या करते हैं, संयुक्त विषय का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, संयुक्त विषय का निर्माण करते हैं, इसमें मौलिक विषय का क्या निर्माण करते हैं, और इसमें विषय की मौलिक भावना वो क्या रहती है दोस्तों, पहले वाली रहती है। मौलिक विषय मुख्य रहता है, मौलिक विषय क्या रहता है दोस्तों, मुख्य रहता है। मुख्य रहता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो हो गया बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है दोस्तों, अब देखो कि ये संयुक्त विषय है क्या। ठीक है, अब जैसे संयुक्त विषय यानी कंपाउंड सब्जेक्ट, इस तरह की जो विषय की संरचना होती है वो क्या होती है, जैसे दोस्तों एक तो हो गया मुख्य विषय, जैसे मैं आपको बताया मैथ है, या फिर अपने हिंदी है, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह की हिस्ट्री है। इस तरह के जो विषय होते हैं मौलिक विषय होते हैं। ठीक है, उसमें दोस्तों किसी अन्य विषय का प्रभाव नहीं होता है, उनकी अपनी प्रकृति होती है जो स्वभाव अन्य विषयों से अलग होती है। लेकिन संयुक्त विषय के अंदर क्या होता है कि दोस्तों, या तो विषय, विषय के साथ में किसका दोस्तों, ये हो गया विषय, विषय के साथ में यानी कि एकल का प्रभाव, एकल का प्रभाव। ठीक है, या फिर क्या है कि एक विषय का एकल और दूसरे विषय का एकल मिलकर इस तरह क्या करते हैं दोस्तों, संयुक्त विषय का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जैसे एकल क्या है, आइसोलेट क्या है। आइसोलेट दोस्तों एकल है, इस तरह की
एक सब टर्मोलॉजी जो अपने आप में एक विषय नहीं बन पाते हैं और एकल के रूप में यानी किसी के साथ जुड़ने में काम आते हैं, यानी उनका अलग अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये है किसी के साथ में जुड़ सकते हैं। जैसे आप डिक्शनरी है, ठीक है, विश्वकोश जिसे बोलते हैं, एनसाइक्लोपीडिया है, ब्रिटेनिका है, यानी इस तरह की बिब्लियोग्राफी है। तो इस तरह की जो ये वस्तुएं होती है जो कि अपने आप में अलग एक है, क्या है दोस्तों, विषय नहीं है, लेकिन किसी के साथ में जुड़ सकती है। ठीक है, तो क्या है कि ये मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, संयुक्त विषय का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तर बिब्लियोग्राफी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, आपको सबको पता है कि पुस्तकालय विज्ञान एक मौलिक विषय है और अलग विषय है। ठीक है, उसके साथ में दोस्तों आइसोलेट क्या है, यानी बिब्लियोग्राफी क्या है, एक है ग्रंथ सूची जो है, क्या है दोस्तों, आइसोलेट है, एक यानी एकल है। ये दोनों मिलकर दोस्तों संयुक्त विषय का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये है। अब एक अंतिम है, वो है दोस्तों क्या, जटिल। ठीक है, जटिल को किस प्रकार से देखते हैं हम कि जटिल विषय हैं, जटिल विषय। ठीक है, अब जस्ट जटिल विषय हैं जिन्हें आपको पहले ही पता था कि भाई जटिल विषय को इंग्लिश में तो क्या कहते हैं दोस्तों, कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ओके। और जटिल विषय के अंदर क्या होता है दोस्तों कि ऐसे विषय जिसमें दो या दो से अधिक मौलिक विषय मिलते हैं, क्या मिलते हैं दोस्तों, ऐसे विषय, ऐसे विषय जिनमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मौलिक विषय, मौलिक विषय मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, नए विषय का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नए विषय का निर्माण करते हैं, नए विषय का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। किस तरह करते हैं दोस्तों, जैसे एक अपनी हो गया दोस्तों जियोग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी मौलिक सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी के साथ में दोस्तों पॉलिटी आए, पॉलिटिक्स, तो इसका नया विषय क्या होगा दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स। क्या होगा, जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, ये दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। अब हम देखें तो आप है कि जटिल विषय यानी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यानी क्या होता है दोस्तों, इस तरह का जो विषय का निर्माण होता है उसमें क्या होता है कि दो मुख्य विषय होते हैं। आप सबको पता है ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है और पॉलिटिक्स है जो अलग क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये इन दोनों का मिक्स हो जाता है, मेल हो जाता है, तो दोस्तों नया सब्जेक्ट क्या बनता है, जियोपॉलिटिक्स। इस तरह से ये जटिल विषय होते हैं। अब दोस्तों हमने जो विषय के प्रकार थे उनको भी देख लिया। ठीक है, अब हम और बात करें कि पुस्तकालय वर्गीकरण में इसका उपयोग इसलिए होता है दोस्तों कि हमें वर्गीकरण का सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचना, ठीक है, ताकि विषयों का सही तरह से निर्धारण करके और पुस्तकों को उचित जहाँ उनका स्थान है वहाँ व्यवस्थापन कर सके। इसके लिए क्या है दोस्तों, विषय के प्रकार के साथ ही हमने उसके एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया। और इस लेसन के अंदर दोस्तों अपने ये दो टॉपिक थे जिसमें विषय की संरचना और विषय जगत के प्रकार। ठीक है दोस्तों, यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन कर सकूं। साथ ही दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी इस चीज़ के अंदर हेल्प मिले। और साथ ही दोस्तों जो कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो है वो आपको अवेलेबल हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।